ठीक है, तो समझिए यार, अब ध्यान दो। तो आगे का जो इसका सेकंड पार्ट है चैप्टर का, दैट इज़ कि अब वहाँ पे जो सिचुएशन थी रिवोल्यूशन की वजह से वर्स्ट होती चली जा रही थी। चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट के भी और सिटीजन्स के और जो दूसरे ग्रुप्स थे उनके हाथ से निकलती चली जा रही थी। हो क्या रहा था ऐसा, तो गवर्नमेंट ने वहाँ पर लोगों को रोकने के लिए कर्फ्यू लगाना शुरू कर दिया था, जिस कर्फ्यू के अंदर लोगों को जो है वो शूट एट साइड का जो है वो ऑर्डर दे दिया था कि जो लोग नहीं मान रहे सिंपल से हटाने पर उनको गोली मार दो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो वहाँ पर सिचुएशन वर्स्ट होती चली जा रही थी। 24 एंड 25 को, ठीक है, मतलब कि फरवरी 24 एंड 25 को जो लाइक गवर्नमेंट थी उन्होंने जो है वो पुलिस को बुलाया कि लोगों के ऊपर नज़र रखो। ठीक है, और जो भी कोई सस्पिशियस दिखाई दे, सस्पिशियस मतलब जिस पे संदेह हो, ठीक है, जिस पे किसी तरीके का डाउट हो कि यार ये बंदा कुछ गड़बड़ कर सकता है, कुछ प्रॉब्लम कर सकता है, उस बंदे को वहीं के वहीं जो है वो या तो असैसिनेट कर दो, ठीक है, या फिर उस बंदे को जो है वो मतलब कि जेल में डाल दो, मतलब इम्प्रिजनमेंट कर दो उसकी, लेकिन छोड़ो मत। ठीक है, ताकि अगर छोड़ दोगे तो अगली बार फिर वो और कुछ को करोगे ऐसा तो बाकी सबको सबक मिल जाएगा। 27 को पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर जो है वो लाइक एक मतलब कि आप कह सकते हो कि पुलिस हेडक्वार्टर को ही घेर दिया गया। ठीक है, कि पुलिस वाले बाहर ही ना निकल पाए, पुलिस हेडक्वार्टर पे ही घेराबंदी कर दी गई, पुलिस हेडक्वार्टर को ही पूरी तरह से घेर लिया गया। अब इसके अलावा क्या हुआ कि एक ऑफिसर को जो बाहर बैरिकेटिंग पे खड़ा था, ठीक है, और लोगों को जाने की रिक्वेस्ट कर रहा था, उसको वहीं के वहीं गोली मार दी गई। ठीक है, मतलब जो रिवोल्यूशनरीज थे उन्होंने गोली मार दी, जिससे कि मतलब कि जो लाइक गवर्नमेंट थी और जो पुलिस ऑफिशियल्स थे वो सभी बहुत गुस्सा हो गए। ठीक है, और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब मतलब कि उन्होंने एक फाइनल वार्निंग देनी शुरू कर दी कि अगर अब भी अगर कोई पीछे नहीं हटा तो फिर उसको जो है फिर हम यहाँ पे जो है मतलब कि लाइक फिर ये नहीं देखेंगे कोई बड़ा है, कोई बूढ़ा है, कोई फीमेल है, कोई मेल है, फिर हम ये सब नहीं देखेंगे और डायरेक्ट फिर बिना डिस्क्रिमिनेशन के गोलियाँ चलानी शुरू कर देंगे। अब इसके बाद में जो वहाँ का लाइक जो रूलर था टीसार, उसने जो है वो लाइक उनमें से जो उनका यूनियन लीडर था, ठीक है, रिवोल्यूशनरी का जो लीडर था, उसको मतलब कि बुलाया मीटिंग के लिए। ठीक है, और उनके साथ में सारा मैटर डिस्कस किया कि क्या किया जा सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या मांगे और क्या सब कुछ किया जा सकता है। तो उन्होंने यही बोला कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट बने। ठीक है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट मतलब जिसके अंदर टीसार का रोल तो रहे, लेकिन टीसार किसी भी चीज़ को मॉडरेट ना कर सके। ठीक है, मतलब टीसार बना रहे, राजा बना रहे, उनके राजा बने रहने से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यहाँ पे ये ना हो कि टीसार के पास में ये पावर भी हो कि वो जब मर्जी चाहे तो गवर्नमेंट को हटा सकता है। यार गवर्नमेंट को, फर्स्ट गवर्नमेंट को हटा दिया था उसने। ठीक है, तो ये पावर उससे हटाया जाए इसके। ठीक है, अब तो टीसार इस चीज़ के लिए एग्री कर गया। ठीक है, और जो है वो फिर अलग अलग प्रोविंशियल स्टेट्स से, मतलब कि अलग अलग राज्यों से, अलग अलग साम्राज्यों से जो है वो, तो अलग अलग स्टेट्स से, अलग अलग जगहों से, सभी जगहों से रिप्रेजेंटेटिव्स लिए गए। ठीक है, जैसे कुछ लोग मिलिट्री से लिए गए, कुछ टीचर्स को लिया गया उसके अंदर। ठीक है, कुछ उसके अंदर कमांडर्स को लिया गया, कुछ वुमेन वर्कर्स को लिया गया, ताकि एक ऐसी गवर्नमेंट फॉर्म हो सके, एक ऐसा पार्लियामेंट फॉर्म हो सके जहाँ पर सभी तरीके के जो सभी सेगमेंट्स हैं सोसाइटी के, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन हो, उनका रिप्रेजेंटेशन हो। ठीक है, सभी रिप्रेजेंट करें, कोई ये ना बोले कि हमारे बीच से तो कोई नहीं है वहाँ पे। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन ना आए। अब इसका अफेक्ट क्या हुआ, मतलब ऐसी गवर्नमेंट बनने का अफेक्ट क्या हुआ वहाँ पर, मतलब कि क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहले तो जो पब्लिक मीटिंग्स और एसोसिएशंस थी उनके ऊपर से रिस्ट्रिक्शंस हटा ली गई। ठीक है, अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, आप जितनी मर्जी जो है वो ग्रुप्स बना सकते थे, जितनी मर्जी पब्लिक मीटिंग्स कर सकते थे। ठीक है, एसोसिएशंस बना सकते थे, कोई अब उसके ऊपर पाबंदी नहीं थी, कोई मतलब कि एक तरीके का बैरियर नहीं था। सोवियट्स जो है वो हर जगह बनाए गए। ठीक है, तो ये जो सोवियट्स थे मतलब कि ये बेसिकली क्या थे कि आप कह सकते हो कि अलग अलग जगह पे इवन गवर्नमेंट ने खुद एनकरेज किया लोगों को कि आप ग्रुप्स बनाइए। ठीक है, अपने ग्रुप्स बनाइए, अपने ग्रुप के लीडर्स बनाइए, और वो लीडर डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ कांटेक्ट में रहेंगे और आपकी प्रॉब्लम्स, आपके जो इश्यूज़ हैं वो गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करते रहेंगे, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो डे टू डे लाइफ में डायरेक्टली गवर्नमेंट सॉल्व करती रहे।
लेबर यूनियंस बनाने के लिए गवर्नमेंट ने एडवाइस किया, लेबर यूनियंस बनाई गई, जिसमें कि डायरेक्टली लेबर से ही गवर्नमेंट क्वेश्चन पूछा करती थी कि आपके इंडस्ट्रियलिस्ट से आपको कोई प्रॉब्लम है, मतलब जो आपका फैक्ट्री का मालिक है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, उससे आपको कोई प्रॉब्लम है, वर्किंग कंडीशन का इशू है या क्या भी इशू है, वो सभी आप डायरेक्ट गवर्नमेंट को बताइए। गवर्नमेंट उसमें इंटरवीन करेगी मतलब इंटरफेयर करेगी और आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी। सोल्जर्स की कमेटीज़ बनाई गई, जिसके अंदर सोल्जर्स को मेजरली जो उनकी प्रॉब्लम्स थी कि नहीं उनको अच्छा खाना नहीं मिलता था सोल्जर्स को, ठीक है, खाने की प्रॉब्लम थी, सैलरीज डिले आती थी, लेट आती थी, तो ये सब प्रॉब्लम्स भी उनकी सॉल्व की गई। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं अक्टूबर रिवॉल्यूशन की। तो 16 अक्टूबर 1917 के अंदर जो लेनिन था उसने जो है वो मतलब कि जो लाइक पेट्रोगार्ड सोवियत और बोल्शेविक पार्टी थी उनको एग्री करा लिया था कि वो मतलब कि पावर को सीजर कर लेंगे। सीजर ऑफ पावर कर लेंगे मतलब क्या है कि पावर पे कब्जा कर लेंगे। एक मिलिट्री रिवोल्यूशन कमेटी जो है वो बनाई गई, ठीक है, जो कि इस सीजर को ऑर्गेनाइज करेगी, ठीक है, मतलब कि ये जो सीजर यानी कि कब्जा करना है इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए एक कमेटी तैयार की गई। इसी के साथ में 24 अक्टूबर को जो प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की थे वो सिटी को छोड़ करके जो है वो चले गए, और जो मिलिट्री के लोग थे वो गवर्नमेंट के लिए बहुत लॉयल थे। तो उन्होंने क्या किया कि लेकिन फिर भी उन्होंने क्या करा, उन्होंने किसी को भी गवर्नमेंट बिल्डिंग के अंदर घुसने नहीं दिया। तो जो मतलब कि बोल्शेविक न्यूज़पेपर की जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग थी, ठीक है, उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर कुछ प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स जो वो ज़बरदस्ती घुस गए और उन्होंने जो है वो वहाँ पर टेलीफोन्स और टेलीग्राफ्स पर कब्जे कर लिए, ताकि जो भी इंटरनेशनल न्यूज़ आए इस तरफ में वो सब कुछ उनके पास पहुँचे, ना कि गवर्नमेंट के पास पहुँचे। इसके रिस्पॉन्स में मिलिट्री ने क्या किया, मिलिट्री ने ऑर्डर कर दिया कि गवर्नमेंट ऑफिसेज को मतलब कि सभी गवर्नमेंट ऑफिसेज को सीज कर लिया जाए, ठीक है, और सारे मिनिस्टर्स को अरेस्ट कर लिया जाए, ठीक है, क्योंकि जब तक प्राइम मिनिस्टर पता नहीं चलता कि कहाँ पर है तो तब तक जो है वो मतलब कि ये डाउट में है कि आखिर गलती किसकी है और कौन एक्चुअल में धोखा दे रहा है मतलब कि इस पूरे कंट्री को। इसके अलावा जो लाइक आप कह सकते हो जो मिनिस्टर्स हैं, कई सारे मिनिस्टर्स ने सरेंडर कर दिया, ठीक है, ये कहते हुए कि हाँ हम खुद से अरेस्ट होने को तैयार है, बिकॉज उनको लगता था कि उनकी कोई गलती नहीं है, उनको लगता था कि मतलब उनकी एक्चुअल में कोई गलती नहीं थी, तो वो उन्होंने खुद से सरेंडर कर दिया और कईयों को ज़बरदस्ती अरेस्ट कर लिया गया। इससे क्या हुआ कि जो इन मिनिस्टर्स के सपोर्टर्स थे, ठीक है, और जो आर्मी थी उनके बीच में बहुत जो है वो स्ट्रगल सा होना शुरू हो गया, लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई, ठीक है, उनकी पुलिस की गाड़ियाँ जलाई गई, मिलिट्री के जो वो ट्रक्स जला दिए गए, ठीक है, इस तरीके से ये सब कुछ होने लगा। और दिसंबर तक पूरा जो बोल्शेविक था, ठीक है, मतलब जो बोल्शेविक्स थे उन्होंने मॉस्को का जो पेट्रोगार्ड एरिया था उस पर कंट्रोल कर लिया था। इसका अफेक्ट क्या पड़ा, अब इसका क्या अफेक्ट रहा। सबसे पहले ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियल बैंक थे वो नेशनलाइज कर दिए गए नवंबर 1917 के अंदर, ठीक है, उन सभी को नेशनलाइज कर दिया गया। नेशनलाइज करने का मतलब है कि उनके अंदर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बढ़ा दिया गया, मतलब गवर्नमेंट ने उनके ऊपर उनके अंदर जो इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, उनको इन्वेस्ट करके उनको अपने साथ मिला लिया। इससे बेनिफिट क्या हुआ, इससे बेनिफिट ये हुआ कि जो पब्लिक मनी थी, जो लोगों का पैसा था वो भी अब सरकारी हो गया। समझ रहे हो, अगर सरकार किसी प्राइवेट बैंक के अंदर इन्वेस्ट कर ले तो अब सरकार की मनमर्जी चलेगी ना कि वो बैंक कैसे चलेगा, तो उसका सारा पैसा, आज सोचो HDFC है, अगर HDFC के अंदर गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर दे, ठीक है, 50% शेयर खरीद ले उसका, तो गवर्नमेंट का पूरा राइट हो जाएगा कि HDFC की जो भी वर्किंग है, जो भी चीज़ें उन सब पे कंट्रोल करे, तो HDFC के पास जो भी पैसा वो सब सरकारी हो गया ना, तो इससे नेशनलाइज कर दिया गया इस लॉजिक से। इसके अलावा जो लैंड था उसको डिक्लेयर कर दिया गया कि वो सोशल प्रॉपर्टी है, जो पूरे कंट्री की जो लैंड थी उसको सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया। और पीजेंट्स जो थे उनको अलाउ कर दिया गया कि वो जो नोबिलिटी के लैंड थे उनको भी सीज कर सकते हैं, ठीक है, नोबल ग्रुप, ठीक है, जो नोबिलिटी ग्रुप थे उनके लैंड को भी सीज करने का ऑर्डर दे दिया, मतलब कि जाओ उनका लैंड भी घेर दो, ठीक है, कोई तुम पे कार्रवाई नहीं होगी। जो पुराने टाइटल्स थे वो बैन कर दिए गए। पुराने टाइटल्स से मतलब क्या है
नोबिलिटी ग्रुप, ठीक है, फिर उसके बाद में एक कार्डियनिक ग्रुप भी होते थे, मतलब अलग अलग ग्रुप्स होते थे वहाँ पे जिनका नाम दिए जाते थे, टाइटल्स दिए जाते थे, और उन टाइटल्स के हिसाब से, उन नाम के हिसाब से उनको बेनिफिट्स मिलते थे कंट्री के अंदर, ठीक है। तो वो टाइटल्स सब खत्म हो गए, वो कोई भी पुराना टाइटल नहीं चलता था। आप किसी भी ग्रुप से हो, आप अगर मतलब कि आपको उसी तरीके आपको सेम राइट्स मिलेंगे कंट्री के अंदर। नए यूनिफॉर्म डिज़ाइन की गई आर्मी की और ऑफिशियल्स की, ठीक है, आर्मी की, ऑफिशियल्स की, पुलिसमैन्स की, सबके लिए नई जो है वो यूनिफॉर्म्स बनवाई गई। रशिया जो है वो अब एक मतलब कि आप कह सकते हो कि वन पार्टी स्टेट बन के रह गया। वन पार्टी स्टेट का मतलब क्या होता है? एक ऐसी गवर्नमेंट, एक ऐसी सिस्टम जहाँ पे एक ही पार्टी बार बार बदल करके, मतलब जैसे एग्जांपल के लिए 5 साल पूरे हुए तो हमारे यहाँ पे एक डाउट रहता है ना कि अब इस बारी कांग्रेस आएगी या आम आदमी पार्टी आएगी या बीजेपी आएगी, क्या आएगा? हमारे यहाँ पे एक डाउट रहता है ना, लोगों को क्यूरियोसिटी रहती है, तो वहाँ पे वो वन पार्टी सिस्टम बन गए। मतलब एक ही पार्टी 5 साल बाद दोबारा आ जाएगी, वही पार्टी दोबारा आ जाएगी, वही पार्टी दोबारा आ जाएगी। तो इसमें डेमोक्रेसी क्या रही? बस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव चेंज होते रहेंगे। बात समझ में आई? इस साल पार्टी यही रहने वाली है, लेकिन इस साल पार्टी ने मान लो मोदी को डाल दिया, फिर अगले साल वाला नहीं मोदी ठीक से काम नहीं कर रहा तो अमित शाह को डाल दिया, अबे अपनी पार्टी का रहेगा ना, तो अमित शाह को बोल दिया कि अमित शाह चलाएगा इस बार सरकार, तो अब उसको भी हटा करके मान लो योगी को बोल दे, तो ऐसे कर करके हटाते चले गए। मतलब कि पार्टी रिप्रेजेंटेटिव चेंज करती रहती है, पार्टी एक रहती है, वन पार्टी स्टेट बन गई रशिया। इसके अलावा ट्रेड यूनियंस भी बनाए गए यहाँ पे, ठीक है। ट्रेड यूनियंस जो थे वो पार्टी कंट्रोल के अंडर में काम करेंगे, मतलब पार्टी कंट्रोल के अंदर जो ये वन पार्टी सिस्टम था वहाँ पे इसी पार्टी के अंडर काम करेंगे, ठीक है। किसी को भी इंडिविजुअली काम करने की आज़ादी नहीं होगी। मतलब आपको जो भी काम करना है पार्टी को पहले रिपोर्ट करो कि आप क्या काम कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कौन सा यूनियन बना रहे हो, क्या कर रहे हो। इसके अलावा सेंट्रलाइज प्लानिंग इंट्रोड्यूस कर दी गई। सेंट्रलाइज प्लानिंग का मतलब क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। सेंट्रलाइज प्लानिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपको एक मान लीजिए कि एक जगह से नौकरी छोड़ के दूसरी जगह पे नौकरी भी करने जाना ना, तो उसके लिए यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट, ठीक है। आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। आज अगर मान लो कि मैं अपनी फैक्ट्री के अंदर ये मार्कर बना रहा था और कल मैं सोचूं कि ये पेन बनाने लगूं, तो मुझे सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो सब कुछ सरकार खुद प्लान करेगी, खुद बताएगी कि कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, ठीक है। सरकार से परमिशन लेनी मैंडेटरी हो जाती है। सेंट्रलाइज प्लानिंग इंप्लीमेंट कर दी गई रशिया के अंदर। इसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ कर दिया गया। तो जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का प्रोसेस था उसको इंक्रीज़ कर दिया गया, इंडस्ट्रीज़ को बढ़ा दिया गया, उनके प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा दिया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो और बल्क में प्रोडक्शन होगा ताकि दूसरी कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट किया जा सके, बिजनेस बढ़े, पैसा आए कंट्री के पास में। स्कूलिंग सिस्टम को डेवलप कर दिया गया, ठीक है। मॉडर्नाइज स्कूलिंग सिस्टम कर दिया गया, ठीक है, जो कि अमेरिका से इन्फ्लुएंस था, ऐसा स्कूलिंग सिस्टम कर दिया गया। अब सिविल वॉर के बारे में बात करते हैं। तो जब बोल्शेविक ने ऑर्डर दिया कि लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था कि लैंड रिस्ट्रिक्शंस वहाँ पे सब कुछ खत्म हो गई थी, सारा सबकी लैंड हो गई थी, मतलब सोशल लैंड घोषित कर दिया गया, सबकी है लैंड। तो सबसे ले ली गई, सबसे वापसी ले ली गई उनकी लैंड की, जिसके पास जितनी भी ज़मीन है सब वापसी करो, सरकार उसको दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट करेगी सबके अंदर। तो इसे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड कहते हैं। जब ये बोल्शेविक्स ने वहाँ पे बोला कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड करना है, तो इसके बाद में क्या हुआ, जो रशियन आर्मी थी वो टूटने सी लग गई, ठीक है। रशियन आर्मी टूटने लग गई, ब्रेक होने लगी उनकी, ठीक है। मतलब कि वो आपस में टूटने लग गई, क्योंकि बहुत सारे आर्मी पर्सनल ये मानते थे कि ये सरकार सही डिसीजन है और बहुत सारे बोलते थे कि ये गलत डिसीजन है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो आर्मी के प्रोफेशनल्स थे, आर्मी के अंदर जो सोल्जर्स थे, वो सभी क्या थे, वो सभी बैकग्राउंड से किसान ही थे, बैकग्राउंड से वो पीजेंट्स ही थे। तो उनको ये चीज़ बुरी लग रही थी। अब आप खुद सोचो ना, आज आपको एकदम से सरकार बोले कि आपकी जो ज़मीन है वो वापसी दे दो, ठीक है, और उसके बदले में आपको सरकार थोड़ा हिस्सा देगी। मान लो मेरे पास में अभी 100 गज ज़मीन है, तो ऐसे सोचो, जिसके पास में 100 गज ज़मीन है उसको सरकार बोलेगी कि 50 ही मिलेगी, तो लड़ाई करेगा। और जिसको सरकार बोलेगी, जिसके पास में मान लो कि कुछ भी ना हो, लैंडलॉर्ड मतलब कि वो मकान मालिक के पास रहता हो, किराए पे रहता हो, और उसको सरकार बोले तुझे 50 गज देंगे, तो वो खुश हो जाएगा। तो वही वाला सिस्टम था वहाँ पे, ठीक है। तो कुछ आर्मी पर्सनल इसके खिलाफ हो गए थे, कुछ आर्मी पर्सनल इसके साथ हो गए थे इस नीति के। तो जिससे कि क्या हुआ कि जो इसके अलावा नॉन बोल्शेविक, सोशलिस्ट, लिबरल, सपोर्टर ऑफ ऑटोक्रेसी, इन सभी ने जो बोल्शेविक का ये जो बढ़ता हुआ जो वर्चस्व था, एकदम जो बोल्शेविक्स जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में आ गए थे, इस सब का विरोध करना शुरू कर दिया, इस सब के खिलाफ मूवमेंट शुरू कर दिया, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। और इसके अलावा फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जापानीज़, जापान, ये सब भी
मतलब इनके साथ थे, मतलब ये सब प्रेशर दे रहे थे कि हाँ हाँ तुम लड़ाई करो, बोल्शेविक्स के खिलाफ बोलो, बोल्शेविक्स के खिलाफ हो जाओ, ठीक है, आंदोलन करो, रिवोल्यूशन करो, पैसा हम भेज देंगे, तुमको कोई प्रॉब्लम है तो हम तुम्हारी सॉल्व कर देंगे, मतलब पीछे से सपोर्ट करते। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आज भी कंट्री के अंदर अगर कहीं पे दंगे होते हैं ना, तो वो कोई आम आदमी नहीं करता उन दंगों को, नेता ही करवाते हैं। जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के नेता होते हैं या दूसरी कंट्री के जो लोग होते हैं, वो इनको भड़काते हैं, अरे तुम करो ना, हम बैठे हैं, तुम्हारे को पैसे की कमी हो हमें बताना, किसी चीज़ की जरूरत हो हमें बताना। तो ये इस तरीके से उनको पंप करते हैं ताकि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो हिल जाए, ठीक है, पूरा अस्त व्यस्त हो जाए, पूरा मामला हिल जाए उनका, ठीक है, और वो अपनी सरकार ही टूट जाए। तो ऐसा करने के लिए करते हैं। तो इसी तरीके से वहाँ पे भी हो रहा था। तो दूसरी कंट्रीज जो कि रशिया की ग्रोथ देख करके खुश नहीं थी, वो सभी जो है वो मतलब कि ये जो मतलब कि आप कह सकते हो नॉन बोल्शेविक्स या सोशलिस्ट या जो लिबरलिस्ट हैं, ठीक है, या जो भी लोग सरकार के खिलाफ थे, उन सबको सपोर्ट कर रही थी कि चलो चलो तुम आंदोलन करो, रिवोल्यूशन करो, इस तरीके से। इसी को सिविल वॉर कहा गया। मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी, थोड़ा सा रह गया, मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी। तो बोल्शेविक्स ने इंडस्ट्रीज, बैंक्स को नेशनलाइज्ड रखा, ठीक है, हमेशा। अब देखो वहाँ पे जो भी बैंक्स थे और जो भी इंडस्ट्रीज थी वो सोशलिस्ट थी, यानी कि वो सभी नेशनलाइज थी, मतलब सरकार के हिसाब से चलती थी। क्योंकि मैंने अभी बोला ना कि प्लान्ड इकोनॉमी वहाँ पे लगा दी गई थी, मतलब सरकार अपनी मनमर्जी से जो करेगी सो करेगी। तो वहाँ पे जो है वो सरकार की मर्जी से ही सब कुछ हो रहा था। तो सिविल वॉर के टाइम पे सरकार ने मतलब इन दो चीज़ों को बिल्कुल चेंज नहीं किया, ठीक है। तो जो बोल्शेविक गवर्नमेंट थी, उन्होंने, सिविल वॉर चल रहा था, बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रोटेस्ट हो रहे थे, बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स हो रहे थे, लेकिन फिर भी सरकार ने दो चीज़ें करी कि बैंक्स को नेशनलाइज रखा और इंडस्ट्रीज़ को भी नेशनलाइज रखा, ठीक है, कि बाकी कुछ भी करो ये तो हम नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा जो सेंट्रलाइज प्लानिंग थी, ठीक है, सेंट्रलाइज प्लानिंग का एक प्रोसेस इंट्रोड्यूस किया गया, रैपिड कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट किया गया, स्कूलिंग सिस्टम को और डेवलप किया गया। मतलब कि अब इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर सरकार ने बोला कि चलो ठीक है, तुमको हमारे सिस्टम से प्रॉब्लम है ना, कि हमने जो है वो सेंट्रलाइज सिस्टम कर दिया गया, इसको हम एक प्रोसीजर बना देते हैं, इसको हम एक तरीका बना देते हैं। तरीका कैसे कि भाई जैसे ये वाली जो होंगी, मतलब कि जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, आज अगर मैं यहाँ पर इंस्टीट्यूट खोल के बैठा हूँ तो मुझे सरकार मुझे कुछ नहीं कहती, लेकिन अगर मैं यहाँ पे आज आपको ये बताने लगूँ कि बम बारूद कैसे बनता है, तो अभी सरकार आ जाएगी मेरे पास। लॉजिक। तो कुल मिलाकर के यानी कि सरकार ने एक दायरा सेट कर रखा है, एक लिमिट सेट कर रखी है कि क्या काम एक आम आदमी कर सकता है और क्या काम नहीं कर सकता, है ना। तो इसी तरीके से वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट कर दिया था कि किन चीज़ों पर सेंट्रलाइज इकोनॉमी रहेगी, सेंट्रलाइज प्लानिंग रहेगी और किन पर नहीं रहेगी। तो एक सिस्टम क्रिएट कर दिया था बोल्शेविक गवर्नमेंट ने। क्लियर है। नेक्स्ट इज स्टेलिन एंड कलेक्टिव फार्मिंग। तो जो स्टेलिन थे वो ये बिलीव करते थे कि जो रिच पीजेंट्स और ट्रेडर्स हैं वो सप्लाई को जो है वो क्रिएट तो करते हैं, लेकिन ग्रेन्स की जानबूझ के शॉर्टेज क्रिएट कर देते हैं। अब वहाँ पे ना एक तरीके का ये भी करप्शन देखने को आया था, ये हमारे इंडिया में भी होता है। जानबूझ के क्या किया जाता है, जैसे आपने पिछले दिनों देखा होगा, एकदम से ना अभी जब ये वाली गर्मी जब शुरू हुई थी, एकदम से नींबू बहुत महंगा हो गया था, याद है। yes. एकदम से बहुत हाहाकार मच गया, वो नींबू 100 रुपये किलो हो जा रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, बहुत ड्रामेबाजी हो गई थी। तो आपको क्या लगता है ये क्यों हुआ होगा? क्या नींबू की पैदावार एकदम से कम हो गई होगी? ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता। आप खुद सोचो, नींबू कोई पौधे पे उगने वाली सब्जी तो है नहीं है कि आपको इस बारी सब्जी खराब हो गई या इस बारी पौधे नहीं उग पाए, इस बारी बारिश नहीं हुई, ये सब तो आप कह नहीं सकते। नींबू पेड़ पे लगता है। अब पिछले साल तक जो पेड़ नींबू दे रहा था, क्या इस साल पेड़ ने नींबू देने से मना कर दिया होगा कि मैं नहीं दे रहा, मैं नींबू नहीं दे रहा? लॉजिक सोचो, है कि नहीं। तो नींबू की पैदावार उतनी ही हुई थी, ठीक है, लेकिन इट्स ऑल इन द हैंड्स ऑफ फार्मर्स। तो फार्मर लोग क्या करते हैं ना, वो अब स्मार्ट हो गए हैं, उन्होंने भी गेम खेलने शुरू कर दिए हैं। क्या गेम खेलते हैं? नींबू को ना कलेक्ट करके रखे रखो, अपने पास में रखे रखो, ठीक है, और जब मार्केट में एकदम हाहाकार मच जाए तब थोड़े थोड़े करके निकालो। तो जब थोड़े थोड़े नींबू जाएंगे, मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, मांगने वाले 100 खड़े हैं और अवेलेबल सिर्फ 10 ही नींबू है, तो वो महंगा बिकेगा ना। तो ये करना शुरू कर दिया, ठीक है। यही सिस्टम वहाँ पे हो रहा था, ठीक है, यही सिस्टम वहाँ पे हो रहा था, जिसको बोल्शेविक गवर्नमेंट ने ठीक करने के लिए बहुत सारे मेजर्स दिए। ग्लोबल इन्फ्लुएंस की बात करते हैं, लास्ट टॉपिक। 1950s
तक जो मतलब कि ये रिकग्नाइज किया गया था कि जो कंट्री और कंट्री के बाहर जो है वो सब कुछ जो भी कुछ हो रहा था, ठीक है, वो रशियन रिवॉल्यूशन मतलब उसका आइडल माना जाता था। मतलब कि कहीं पे भी दूसरी कंट्रीज़ के अंदर कोई भी बंदा कहता था कि रिवॉल्यूशन करना है तो रशिया के रिवॉल्यूशन को आइडल माना जाता था, ठीक है, कि किस तरीके से रिवॉल्यूशन करके, क्रांति करके आप कुछ बेहतर कर सकते हो, कंट्री का भला कर सकते हो, तो ये सब माना जाता था। लेकिन फिर भी जो उसकी इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर थी, वो आज भी पुअर मानी जाती थी, ठीक है, मतलब कि 1950s तक आते आते भी, ठीक है, हालांकि उस चीज़ को अब तक आते आते कितना टाइम हो चुका था, वो 1917 की बात थी, लगभग 35 साल हो गए थे वहाँ पे बोल्शेविक की गवर्नमेंट को चलते हुए। लेकिन फिर भी बोल्शेविक गवर्नमेंट जो है वो उतना ज़्यादा बढ़िया नहीं कर पाई थी इंडस्ट्रीज़ को और एग्रीकल्चर को, तो इसीलिए एक ये कमी मानी जाती है उसकी, ठीक है, कि उन्होंने एग्रीकल्चर और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था बोल्शेविक गवर्नमेंट, वो उस पर उतना ज़्यादा काम नहीं कर पाए ठीक से, ठीक है। हालांकि बहुत सारी दूसरी चीज़ें थी जो कि उन्होंने बेटर करी, ठीक है, जैसे वहाँ के अंदर स्कूलिंग सिस्टम को बहुत बेटर किया, ठीक है, वहाँ के अंदर जो लाइक स्टोरेज सिस्टम था, ट्रांसपोर्टेशन था, इन सब चीज़ों में बहुत बेटर किया जिसकी तारीफ की जा सकती है, ठीक है। तो यह चैप्टर आपका ख़त्म हो गया, कुछ पूछना हो तो पूछ लेगा।